प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे शस्त्रास्त्र यानी हथियार, इनकी वर्गीकरण एवं विशेषताएं। इसमें खास करके हम भारतीय सेना के हथियारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अस्त्र शस्त्र हस्त या जिसे हम हथियार कहते हैं उनकी परिभाषा एवं उसका वर्गीकरण। ठीक है, पहले उसमें अस्त्र शस्त्रों की परिभाषा। कभी कभी बहुत मित्रों ये अस्त्र और शस्त्र जो है हम लोग एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन जबकि उसमें एक ही चीज तो है भाई, लड़ाई करने का हथियार है, लेकिन इनमें भी पर्याप्त अंतर है। ठीक है, चलिए अस्त्र क्या होता है। युद्ध में फेंक कर मारने में प्रयोग किया जाने वाला आयुध अस्त्रों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात जिससे जो है दूर से किसी पे आक्रमण किया जा सके, वे सभी हथियार अस्त्रों की श्रेणी में आते हैं। ये आक्रामक हथियार होते हैं जो दूर से लड़ने में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे धनुष बाण हो गया, राइफल से गोली निकलकर दूर खड़े व्यक्ति को आक्रमण करती है, प्रक्षेपास्त्र हो गए हमारे मिसाइल जिसे कहते हैं, तोप से दूर तोप हो गई, टैंक हो गए, इन सबसे दूर से आक्रमण किया जा सकता है। तो जो फेंक कर मारने में प्रयोग किए जाने वाले जो हथियार होते हैं उन्हें अस्त्र कहा जाता है। ठीक है, और शस्त्र, शस्त्र क्या है, हाथों से पकड़कर युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार शस्त्रों की श्रेणी में आते हैं। हाथों का मतलब जिससे हम भिड़ कर गुत्थम गुत्था लड़ाई करें। जैसे लाठी हो गई, लाठी चलाना, लाठी से आप जो है किसी को लड़ेंगे, भिड़ कर लड़ेंगे। तलवार हो गया, गदा हो गई, है ना। ये बात दूसरी है कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर लाठी भी हम लोग फेंक कर मार देते हैं, तलवार भी फेंक कर मार देते हैं, लेकिन वो स्थिति खतरनाक होती है, क्योंकि अगर हमारा शत्रु दोबारा अगर वो बच गया और अगर हम पर आक्रमण कर दिया तो हम उससे बचने की हालत में नहीं होते। ठीक है, ठीक, ये भिड़ कर युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं। यह आक्रमण के साथ सुरक्षात्मक हथियार भी होते हैं। कहने का मतलब जैसे लाठी हो गई, तलवार हो गए और हमारे जो है ये गदा हो गई, तो इससे हम गदा से या लाठी से, तलवारों से, भालों से आक्रमण तो करते ही हैं, बाकी शत्रु अगर हम पे कोई वही आक्रमण करता है तो उसी हथियार पे उसका वार भी हम लोग रोकते हैं। जैसे तलवार से अगर मारा तो तलवार पे हमने वार को रोक लिया, गदा से आक्रमण हो रहा है, गदा के प्रहार को हमने गदा से रोक लिया, लाठी के प्रहार को लाठी से रोक लिया। तो वो जो हथियार खास करके हाथों से पकड़कर प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रयोग हम मारने और अपने आप को बचाने दोनों में करते हैं, वो शस्त्र कहा जाता है, शस्त्रों की श्रेणी में आता है। ठीक है, अर्थात शस्त्रों से शत्रु पर आक्रमण भी किया जा सकता है और शत्रु के आक्रमण से बचा भी जा सकता है। मित्रों, ये आप समझ गए होंगे। ये बात दूसरी है, जैसे अस्त्रों में हम आप कह सकते हैं कि आक्रामक हथियार होते हैं, ये बात दूसरी है। हम लोग जो है कभी फिल्मों में और ये रामायण महाभारत में देख लेते हैं कि बाणों को बाणों से रोक दिया जाता था, लेकिन मित्रों वास्तव में देखा जाए तो वो बात पुरानी हो चुकी है। उस समय भले जो है अच्छी विद्या रही होगी, लेकिन आज के समय में ये नहीं है कि अगर एक गोली हमारे तरफ कोई चाह रही है तो उसको हम अपनी गोली से बीच में रोक दें। हमें तो नहीं लगता ऐसा संभव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी परिभाषाएं इस प्रकार हैं, कुछ परिभाषाएं आप लोग देख लीजिए। आर्मामेंट हिस्ट्री में जनरल फुलर ने लिखा है कि हथियार आघात या चोट पहुंचाने वाला शक्तिशाली औजार होता है। अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ वार में क्विंसी राइट ने लिखा है कि हथियार युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले भौतिक अथवा यांत्रिक साधन हैं। एक हथियार साधारणतया प्रहारक शक्ति, गति शक्ति, बचाव एवं रक्षा शक्ति के विभिन्न अनुपात का समावेश करता है। ऑक्सफोर्ड जो एक डिक्शनरी होती है, जो इसमें लिखा है, शस्त्र वह साधन है जिसमें शरीर को चोट पहुंचाने अथवा घायल करने की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है। श्यामलाल मुखर्जी ने क्या कहा है अस्त्र के बारे में, हथियार वह साधन है जिसके द्वारा शत्रु को चोट पहुंचाया अथवा घायल किया जा सकता है। अब हथियारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। कार्य क्षमता एवं उपयोगिता के आधार पर इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि आक्रामक हथियार एवं प्रतिरक्षात्मक हथियार। ठीक है मित्रों, इसमें हम देखेंगे कार्य क्षमता एवं उपयोगिता के आधार पर कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आक्रामक हथियार, इसके अंतर्गत वे हथियार आते हैं जो शत्रु को आघात अथवा चोट पहुंचाने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंतर्गत छोटे हथियारों से लेकर अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र की श्रेणी तक सभी आते हैं। मित्रों, अगर देखा जाए तो अस्त्र जो होते हैं वो आक्रामक हथियार हैं, जो आक्रामक होते हैं। ठीक है, अब प्रतिरक्षात्मक हथियार, इसके अंतर्गत वे हथियार आते हैं जो शत्रु के हथियारों के विरुद्ध बचाव हेतु प्रयोग किए जाते हैं और शत्रु के आक्रमण को विफल करने का प्रयास करते हैं। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, एंटी खास करके विरोधी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, एंटी टैंक गन,
प्रक्षेपास्त्र विरोधी प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी विरोधी प्रक्षेपास्त्र, प्रकार से विरोधी प्रक्षेपास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं, वही है जो है आपका प्रतिरक्षात्मक हथियार। विमान विरोधी विमान, विमान विरोधी प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी विरोधी पनडुब्बी आदि ये सब चीजें हैं जो खास करके बचाव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एंटी खास करके, तो वो होते हैं प्रतिरक्षात्मक हथियार। अब हथियारों का जो है निम्न प्रकार से भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है अस्त्रात्जिक हथियार। इसके अंतर्गत जो है या इस श्रेणी के वे हथियार इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो अपनी विनाशक एवं प्रहारक क्षमता के कारण समस्त क्षेत्र को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस श्रेणी के हथियारों की मारक दूरी और विनाशक क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अंतर्गत लड़ाकू बम वर्षक विमान, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र एवं परमाणु बम जैसे हथियार आते हैं। अगला है सामरिक हथियार। इनको इसलिए कहा गया है कि इन हथियारों का प्रयोग जो है अत्यंत विनाशक होता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक भूमिका निभाते हैं युद्ध में। जैसे परमाणु बम हो गया, तो परमाणु बम से बहुत लोग ऐसे भी जो है डरते रहते हैं कि हम पर परमाणु बम ना होने पाए, परमाणु आक्रमण ना होने पाए, तो एक प्रकार से स्ट्रैटेजिक हथियार हैं। असामरिक हथियार वे होते हैं जिनका युद्ध में बराबर प्रयोग होता है, प्रयोग हो रहा है। ठीक है, समस्त विरोधी सेनाएं एवं एक दूसरे के विरुद्ध समर क्षेत्र में करती हैं। इसमें लगभग समस्त पारंपरिक हथियार आते हैं। इसमें लगभग सभी सीमित मारक क्षमता वाले हथियार जैसे बंदूक, राइफल, मशीन गन, तोप, टैंक, लड़ाकू विमान आदि सब आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सामरिक हथियार। सामरिक का मतलब होता है जो एक प्रकार से युद्ध में जिनका प्रयोग बराबर होता रहता है। और यहाँ आप देखेंगे जो उसका प्रयोग हम अस्त्रात्जिक हथियार में जो हम पढ़ रहे हैं, तो अस्त्रात्जिक हथियार में वही है जिनका प्रयोग युद्ध में बराबर ना हो, गैर पारंपरिक भी हो सकता है। हर प्रत्येक राष्ट्रों के पास जो है हो सकता है परमाणु बम और प्रक्षेपास्त्र ना हो, तो एक प्रकार से अस्त्रात्जिक हथियारों को गैर पारंपरिक हथियार कह सकते हैं। और इनका प्रयोग जो है एक प्रकार से शत्रु को भयभीत करने में, जैसे डर बस हम मान लेते हैं कि चलिए उसके पास परमाणु बम है, तो सीधी सी बात है कि अगर हम उससे लड़ाई करेंगे तो परमाणु बम का भी प्रयोग कर सकता है। तो जो हमारे अंदर जो डर व्याप्त हो जाए कि दूसरे शत्रु के किसी ऐसे हथियार से जिसके कारण युद्ध ना होने की संभावना बढ़ जाए, शांति बनी रहे, तो एक प्रकार से स्ट्रैटेजिक हथियार होते हैं, युद्ध नीतिक हथियार। ठीक है, एक प्रकार से युद्ध की नीति को उसके द्वारा परिवर्तित भी किया जा सकता है। असामरिक हथियार वही है जिसका समर तंत्र में प्रयोग होता रहे, सीमित मारक जैसे बंदूकें, तोप, तलवार। ठीक है, तो इनका प्रयोग जो है युद्ध में बराबर होता रहा है। लेकिन परमाणु बम का प्रयोग युद्ध में अभी कभी नहीं हुआ है। एक बार वही जो है अमेरिका ने जापानी नगरों का विनाश किया था। अब देखते हैं आगे अग्नेय अस्त्र। अग्नेय अस्त्र क्या होता है? आग उगलने वाले अस्त्र। आग उगलने वाले अस्त्र कब बने? जब बारूद की खोज हुई। मित्रों, इसको हम कई बार पढ़ भी चुके होंगे या हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे। बारूद की खोज 1249 ईस्वी में हुई थी, जिसे रोजर बेकन ने किया था, जो ब्रिटेन का था। ठीक है, और बारूद का युग जो है 1249 अर्थात 13वीं शताब्दी में हुई मित्रों। लेकिन बारूद का जो शुरुआत प्रयोग था वो बहुत दिनों तक उसका युद्ध में प्रयोग नहीं हुआ। यानी 13वीं सदी में खोज हुई, लेकिन युद्ध के मैदान में 14वीं सदी से होना प्रारंभ हुआ। और बारूद की खोज के बाद ही युद्ध में अग्नेय अस्त्र यानी आग उगलने वाले अस्त्र, जिसे हम कहते हैं अग्निबाण कह सकते हैं। अग्निबाण का मतलब आग फेंकने वाला। तो गोलियों से क्या निकलती है? तोप के गोलों से क्या निकलता है मित्रों? आग ही तो निकलता है। ठीक है, और प्रारंभ में इसका प्रयोग आप सब जानते हैं, वही मस्केट, तोप, ये सब निर्मित किए गए। मस्केट वही है जो एक प्रकार से वही बारूद भरी जाने वाली गन थी पहले उस समय। आज के समय में जो लोग चिड़िया मारने वाली गन का प्रयोग करते हैं, हो सकता है मस्केट का एक छोटा सा रूप वो भी हो। उसमें वो क्या बोलते हैं, छर्रे वगैरह भर लेते हैं, उस पर बारूद भर लेते हैं, कागज़ भर के ठोंक ठाक के उसको फायर करते हैं। तो वही उसी प्रकार मस्केट होती थी। और उस समय तोप भी उसी प्रकार होती थी, जो एक प्रकार से मस्केट का ही एक बड़ा रूप होता था तोपों का। ठीक, और वही तोप उस समय प्रारंभिक रूप था। आज विकसित होकर आप देख सकते हैं टैंकों के रूप में तबाही मचाने वाले विभिन्न प्रकार के अलग अलग तोप के जो बारूद भरी जाती थी, वही बारूद गोले के रूप में तब्दील हो गए और अत्यंत विनाशकारी हो गए। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे ये अग्नेय अस्त्र जो है किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। छोटे अग्नेय अस्त्र, इसके अंतर्गत छोटे एवं हल्के हथियार आते हैं जिनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और जिन हथियारों की नली का व्यास 20 मिलीमीटर से कम होता है, वे सभी हथियार छोटे अग्नेय अस्त्रों की श्रेणी में आते हैं।
इसके अंतर्गत बंदूक हो गई, राइफल हो गई, पिस्टल, रिवाल्वर, स्टेन गन, मशीन गन, टॉमी गन, कार्बाइन, यानी जितनी गन रैंक की हैं वे सब जो है छोटे आग्नेय अस्त्र हैं। और बड़े आग्नेय अस्त्र कौन से हैं? इसके अंतर्गत बड़ी प्रहारक क्षमता एवं लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार आते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी हथियार आते हैं जिसकी नली का व्यास 20 मिलीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से हथियार हैं? जैसे हाबितजर तोपें, हाबितजर होता है मतलब लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें। ठीक है, 2 एवं 3 इंच मोर्टार, धक्का रहित तोपें, पहाड़ी क्षेत्र में प्रयोग होने वाली तोपें, विमान एवं टैंक रोधी तोपें। कहने का मतलब तोपें जितनी भी होती हैं या वो सब जो है बड़े आग्नेय अस्त्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, हथियारों की विशेषताएं। किसी हथियार की विशेषता का अनुमान उसकी प्रहारक शक्ति, मारक दूरी एवं वाहन क्षमता के आधार पर ही लगाया जा सकता है। वह अच्छा हथियार माना जाता है जो मौके पर अपनी सुरक्षा एवं शत्रु पर हमले के लिए उपयोगी सिद्ध हो तथा प्रत्येक परिस्थिति में अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सके। हथियारों की विशेषताओं के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। चलिए, हथियारों की जो विशेषताएं हैं, विद्वानों ने क्या क्या कहा है, किस प्रकार इसको बांटा है, आप देख सकते हैं। सामान्य स्थिति में एक उत्तम हथियार की निम्न विशेषताएं होती हैं: अधिक प्रहारक क्षमता, दूर तक मारक क्षमता, गतिशीलता, सुरक्षा। ठीक है, एक उत्तम हथियार की निम्नलिखित विशेषताएं भी हो सकती हैं: मजबूती, आसानी से प्रयोग किया जा सके, रक्षा परिस्थितियों के अनुकूल हो, रक्षा व्यवस्था हेतु विश्वसनीय हो। ठीक है, जनरल फुलर ने उत्तम हथियारों के निम्नलिखित विचार बताए हैं: जिनके पास प्रहारक क्षमता हो यानी अधिक प्रहारक क्षमता, मारक रेंज हो, दूरी, फायर क्षमता, ज़्यादा से ज़्यादा फायर हो सके, लक्ष्य की अचूकता, निशानेबाजी ठीक ठाक हो, निशाना उसे ठीक तरह से साधा जा सके, वहनीयता। ठीक है, प्रहारक क्षमता, हथियार की मारक दूरी जितनी अधिक होती है उसकी प्रहारक क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अधिक मारक क्षमता वाले हथियार को शीघ्र ही शीघ्र प्रयोग किया जा सकता है। अधिक मारक क्षमता वाले हथियार को मिले जुले समरतंत्र का संतुलन बिंदु समझना चाहिए। समरतंत्र को इन हथियारों के चारों ओर घूमना चाहिए, यानी जिस तरह हमारे हथियार हों उसी हथियारों के रूप, हथियारों को ध्यान में रखकर एक राष्ट्र या एक सेना का कमांडर अपने युद्ध कला को निर्धारित करना चाहिए उसी के आधार पर। ठीक है, मारक रेंज, हथियार की जितनी अधिक प्रहारक शक्ति होगी विरोधी सेना पर उतना ही अधिक प्रभाव होगा। कैप्टन एम.पी. वर्मा ने अपने योधन संहार नामक पुस्तक में लिखा है कि प्रक्षेप का सही निशाने पर लगना, उसके द्वारा उत्पन्न भयावह क्षेत्र, फायर गति, प्रक्षेप का वेग आदि हथियार की प्रहारक क्षमता के ही अंग हैं। फायर क्षमता, यह किसी भी हथियार की मुख्य विशेषता होती है। कम से कम समय में अधिक से अधिक फायर डालने की क्षमता उत्तम हथियार की विशेषता होती है। मित्रों, जैसे माना जाता है ना कि इससे एक बार फायर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बारूद जलती है और इतना ज़्यादा तेज जलती है कि बारूद से नली गर्म होती है, गर्म होने से फटने का भी डर होता है, नलियों के पिघलने का भी डर होता है। तो एक अच्छा हथियार वही होता है जिसकी नली जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायर कर सके और नली कम से कम गर्म हो। ठीक है, उच्च गलनांक वाले लौह की नली का प्रयोग करके फायर की क्षमता को अधिकतम बनाया जा सकता है। अधिक हथियार की फायर क्षमता का अनुमान निम्न तत्वों से के आधार पर लगाया जा सकता है: फायर का संचालन, फायर की गति, मैगजीन की क्षमता, नली को ठंडा करने की अवस्था, प्रक्षेप साधन की आपूर्ति। ठीक है, वही चीज़ है मित्रों कि नली शीघ्र गर्म न हो, ऐसे उच्च गलनांक वाले लोहे का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं लक्ष्य की अचूकता। लक्ष्य की अचूकता ही प्रहारक शक्ति एवं विनाशक क्षमता को बढ़ा सकती है। हथियारों को अचूक बनाने के लिए हथियारों में तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे रेंज फाउंडर, दूरबीन, रात्रि में देखने वाले चश्मे आदि का प्रयोग करके हथियारों को अचूक बनाया जा सकता है। ठीक है, अचूक का मतलब होता है निर्धारित लक्ष्य पर जिनका प्रयोग हम कर रहे हैं वो अपने निर्धारित लक्ष्य पर सीधे आक्रमण हो। ठीक है, इधर से उधर ना हो। वहनीयता, हथियार की श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है कि उसका भार सीमित हो, उसे आसानी से उठाकर प्रयोग किया जा सके। युद्ध में हल्के हथियारों को ही सुविधाजनक तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है।
हल्के हथियारों को आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है और युद्ध में हल्के हथियार ही अधिक प्रभावकारी भूमिका निभा सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये हथियारों की क्वालिटी, हथियार, अस्त्र शस्त्र एवं इनका वर्गीकरण वाला ये चैप्टर आपको समझ में जरूर आया होगा। मित्रों, एक बार फिर से कहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है मित्रों तो आप लोग हमको बता सकते हैं, ठीक है, प्रयास करेंगे, ठीक है। एक चीज़ जैसे आपको हम बोल दिए हैं, हालांकि हमने वीडियो में भी आपको बता दिया है कि मित्रों पीडीएफ ही हमारी किताबें हैं, इसलिए आप लोग पीडीएफ मांगने की गलती नहीं करेंगे। हमारे वीडियो सिर्फ उनके लिए हैं जो मेहनत कर सकते हैं। अगर हमने आपको पीडीएफ तो हमने दे दिया है, वह शर्त यह है कि लिखने की क्षमता आप में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये हम सीधे डायरेक्ट हम बना बनाया चीज़ हम इकट्ठा कर लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। प्रिंट आउट निकालना है तो आप आराम से जो है किताबें खरीद लीजिए, ठीक है। बाकी आपके लिए हमने जो दिया है मित्रों, आप आराम से लिख कर अपनी पीडीएफ बना सकते हैं, मेहनती बच्चों के लिए। अब बाकी जो कामचोर हैं उनके लिए हमारे लिए कोई वर्क नहीं है, ना हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है।